नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है सुप्रीम कोर्ट हीट वेव यानी कि लू और केंद्र सरकार से। क्योंकि अब देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है केंद्र सरकार को, और इस नोटिस में खास तौर पे जो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2024 के लू के कारण देश में 700 लोगों की जो एक मौत हुई है, जिसके संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी, और इसी के जानकारी के संदर्भ में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और इसके लिए सिर्फ 2 सप्ताह का समय दिया है। और ये जो नोटिस है, ये गृह मंत्रालय के अलावा जितने भी इसके लिए जिम्मेदार विभाग हैं उन्हें भेजा गया है, और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है वो इस समय चर्चा में है। तो इस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक तरह से तलब किया है, नोटिस भेजा है। और इस पूरे मसले के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर जो लू है, जो हीट वेव है, आखिर ये होता क्या है, ये कैसे जनरेट होता है और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है, और देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लू है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, और क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो हीट वेव है, जो लू है, उसके बारे में क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक तरह से अलर्ट जारी किया है। क्या पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी बहुत सारे लोग इस लू के कारण मारे जाने वाले हैं। इन सभी विषयों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लू से। एक साल में 700 लोगों की जो मौत हुई है, इस संदर्भ में जो एक याचिका दायर की गई थी, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा है नोटिस, और 2 हफ्तों में इसके लिए क्या किया है, जवाब मांगा है। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये चर्चा में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लू से लगभग देखें तो 700 से अधिक मौतों की जानकारी देने वाली जो जनहित याचिका है, उसी के संदर्भ में केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। और इसके संदर्भ में याचिका में जो लू है, जो हीट वेव है, उसके मैनेजमेंट के संदर्भ में जो भी कार्य योजना है वो बनाने के लिए राष्ट्रीय जो दिशा निर्देश हैं उनको कहीं ना कहीं सख्ती से लागू करने की मांग की गई है, ताकि इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में इस तरह की जो घटना है वो देखने को न मिले। और इसी के संदर्भ में जो गृह मंत्रालय है या जो भी संबंधित विभाग है उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते का समय दिया है। और ये पूरा जो मामला है ये जलवायु परिवर्तन और जो भी वैश्विक तापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस कारण से कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे जो तापमान है वो तेजी से सामान्य से अधिक बढ़ने की जो स्थिति देखने को मिली है। और भारत में ये जो स्थिति देखने को मिलती है, जिसे हम सामान्य तौर पे हीट वेव या लू के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो बारंबारता है, इसके जो दिन की अवधि है, यानी कि जो पहले लू हम सामान्य तौर पे देखते थे कि जब गर्मी का समय होता था तो 1 या 2 बार इसके प्रभाव देखने को मिलते थे, और इसके दिनों की जो संख्या होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी, बल्कि 3 या 4 दिन होते थे सामान्य तौर पे। जो भी लू के जो प्रभाव या इसकी जो बारंबारता देखने को मिलती थी वो 2-3 बार, और जो नंबर ऑफ डेज होते थे वो 3 से 4 दिन होते थे। वर्ष 2024 की जो भीषण गर्मी है, इसने कई सारे राज्यों को बड़े स्तर पे प्रभावित किया, और इस कारण से एक जनहित याचिका भी देखने को मिली, जिसमें ये कहा गया कि वर्ष 2024 के हीट वेव के कारण देश में लगभग 700 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना है। और इसी के संदर्भ में एक जनहित जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और इसके संदर्भित जो भी मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय है या जो भी महत्वपूर्ण जो विभाग है, उनको नोटिस भेज दिया है, और केवल 2 हफ्ते का कहीं ना कहीं समय दिया है। इसके बीच में उन्हें जवाब देना है, और इस कारण से अब ये मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप देखने को मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की जो बेंच है वो इस पर कहीं ना कहीं इस जनहित याचिका के संदर्भ में देख रही थी, और इसने खास तौर पे संज्ञान लेते हुए जो गृह मंत्रालय है, पर्यावरण वन जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अलावा अपने देश का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य जो भी संबंधित विभाग है उनको नोटिस भेज दिया है। अदालत ने इस सभी संबंधित पक्षों को 2 सप्ताह के लिए समय
दिया है। अब देखें कि आने वाले समय में याचिका की जो स्थिति रहती है उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई होती है। इस पर पूरे मामले पे देखें केंद्र सरकार और अन्य जो भी मंत्रालय है, जो संबंधित विभाग है, वो क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात है। अब इस याचिका की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, तो देखिए जो याचिका है ये पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत जो तोगड़ हैं उनके द्वारा दायर की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए जो भी आंकड़े थे उनके बारे में खास तौर पे यहाँ पर बातें कही गई थी। ये कही गई थी कि 2024 में जो हीट वेव है, जो कि गर्मी में एक तरह से देखें तो प्रभाव के तौर पे जाना जाता है, जब तापमान जो होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, तो इस कारण से देश में 700 से जो अधिक लोग हैं उनके मरने का अनुमान लगाया गया। और जलवायु जो परिवर्तन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके चलते आने वाले वर्षों में जो लू है, लू का जो प्रभाव है और ख़ास तौर पे इसके दिनों की संख्या, इसकी बारंबारता, इसके प्रभाव काफ़ी बढ़ने के जो अनुमान हैं वो लगाए गए हैं। इस पूरे मसले में जो NDMA है इसके द्वारा 2016 में जारी जो हीट वेव है, जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, उनको भी अधिकांश जो राज्य हैं उनके द्वारा अभी तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। और केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं उनके बीच में जो एक समन्वय के स्तर पे देखें तो अभाव, एक अंतराल, एक गैप देखने को मिला है। इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में की थी। अब याचिका में दिए गए जो निर्देश हैं, याचिका के संदर्भ में देखें तो याचिका में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, संबंधित जो एजेंसियां हैं, उनको कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे देखिए पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है, अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है, उसको मजबूत बनाने पर बात कही गई है। स्थानीय जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, उसको निर्देशित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो हीट एक्शन प्लान है वो तैयार करे और उसे लागू करने पर खास तौर पे बात कही गई है। इसके अलावा 24/7 जो शिकायत है उसके निवारण और हेल्पलाइन की स्थापना की बात कही गई है। और सार्वजनिक स्थल पे जो भी कूलिंग केंद्र हो सकते हैं, जल व्यवस्था हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, छाया की जो उपलब्धता है, या फिर मजदूर, बुजुर्ग या जो भी बच्चे हैं उनको, और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो करने की बात कही गई है। तो इस तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्योंकि जहां भी अगर हम देखें कि सामान्य तौर पे सार्वजनिक ऐसे प्लेस है जहां पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आमतौर पे उनका आना जाना है, तो वहां पर उनके हीट वेव से प्रभावित होने की जो संभावना है उसको देखते हुए इस तरह की गाइडलाइंस दी गई है। और इससे संबंधित जो भी ज़रूरत या इससे संबंधित जो भी समाधान हो सकते हैं उनके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब ये पूरा न्यूज़ था, इसके संदर्भ में देखें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हीट वेव आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो लू है एक प्रकार का देखें तो जो गंभीर गर्मी है, यानी कि सामान्य से अधिक जो तापमान हो जाता है उसी स्थिति को कहा जाता है। यानी कि एक निश्चित जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर लिमिट को जब उससे अधिक तापमान हो जाता है तो वो जो स्थिति होती है, और वो जो स्थिति है अगर लंबे समय तक बनी रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उसे ही लू कहा जाता है। और सामान्य तौर पे ये क्या होता है कि मानव और जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए एक चरम स्थिति के तौर पे जानी जाती है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है एक प्राकृतिक जो आपदा श्रेणी है उसके तहत शामिल किया है। दूसरी बात देखें कि लू कब और कैसे होती है। तो देखिए लू जो है, हीट वेव है, ये आम तौर पे जो गर्मी का महीना होता है, जो हम समर सीजन कहते हैं, जो सामान्य तौर पे अप्रैल से स्टार्ट होता है और जुलाई के पहले या जून के अंतिम सप्ताह के बीच तक का जो समय है सामान्य तौर पे गर्मी का मौसम कहा जाता है। तो इसी समय ये लू का प्रभाव देखने को मिलता है, जब सामान्य स्थिति होती है कि जब दिन की अधिकतम जो तापमान है वो लगातार कई दिनों तक मेंटेन रहता है, बना रहता है। और ये भी कहा जाता है कि सामान्य जो स्थिति है, जो सामान्य तापमान है, उस तापमान से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री जो सेल्सियस है ये तापमान अधिक होता है। तो ये जो स्थिति है इसे ही लू या हीट वेव की स्थिति कहा जाता है। यानी कि सामान्य जो औसत एवरेज जो टेम्परेचर होता है उससे क्या होगा कि 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा वो अधिक होगा। और ये जो तापमान है ये लगभग कई दिनों तक अगर बना रहता है तो उस स्थिति को लू कहा जाता है। और ये तेज धूप या कम नमी और शुष्क जो हवाएं हैं उनके कारण खास तौर पे और प्रभावी हो जाता है। तो इस तरह की
बातें हमने देख ली। अब बात करें कि जो तापमान मापदंड है, जो आईएमडी है, भारतीय मौसम जो विभाग है, ये क्या करता है कि भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ के लिए इसका जो मापदंड है, जो मानदंड है, वो अलग अलग है। जैसे देखें, भारत के अगर हम प्लेन रीजन में जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर आईएमडी कहता है कि अगर जो तापमान है वो क्या होता है, वो 40 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ये कहता है आईएमडी कि 40 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है या उससे अधिक होता है, और ये क्या है कि ये लंबे समय तक रहता है, तो इसे मैदानी भागों के लिए सामान्य लू कहा जाता है। ये डिफाइन करने का एक तरीका है आईएमडी का। यही पर्वतीय पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आईएमडी कहता है कि अगर इन क्षेत्रों में जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस या उसके बराबर हो या उससे अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वो लू की स्थिति कहलाएगी। वहीं जो कोस्टल रीजन है, यानी कि जो सागर से जुड़े हुए जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल रीजन है, उनके लिए आईएमडी कहता है कि अगर इन क्षेत्रों का जो तापमान है वो या तो 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अगर अधिक रहता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ लू की स्थिति है। तो ये देखिए, समान स्थिति में क्या है कि जो तापमान है इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और यदि तापमान जो है किसी भी स्थान विशेष का जो तापमान है अगर वो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है या उससे भी अधिक पहुंच जाता है, तो ये कहा जाता है कि गंभीर लू की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि ये स्थिति काफ़ी घातक हो सकती है मानवों के लिए, वनस्पति के लिए, जीव जंतुओं के लिए। तो इस तरह की बात कही जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लू आखिर किन किन क्षेत्रों में, भारत के संदर्भ में देखें, किन किन राज्यों में सबसे अधिक प्रभावित करती है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर उत्तर पश्चिम भारत में जाएंगे तो पूरा जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इधर से अगर आप आएंगे तो इधर क्या है कि राजस्थान, गुजरात, और इधर से अगर देखेंगे तो इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ये पूरा लू से प्रभावित होता है। मध्य भारत में आएंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले जो राज्य हैं ये प्रभावित होते हैं। अगर थोड़ा सा पूर्वी भारत में जाएंगे तो पूरा जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी प्रभावित होंगे। और साउथ के स्टेट में देखें तो हाल के वर्षों में क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जो देखें विदर्भ वाला जो क्षेत्र है, ये खास तौर पे लू से प्रभावित देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखिए, पहले लू का जो असर होता था वो केवल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत तक ही सीमित होता था। यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन अब स्थिति क्या है कि जो पूर्वी भारत है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दक्षिण के जो राज्य हैं, वहाँ भी इसका जो प्रभाव है वो अब देखने को मिल रहा है। अब देखिए, गंभीर लू जो है, इसके अगर हम प्रभावों की बात करें या फिर कहें कि इसके क्या कारण है, कारण पे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, वो जलवायु परिवर्तन है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वैश्विक स्तर पे जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, उस कारण से जो औसत तापमान है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिस कारण से इस तरह के जो भी लू है, लू के जो दिनों की संख्या है, इसके जो बारंबारता है कि एक ही गर्मी में, एक ही वर्ष के गर्मी में, यानी कि अप्रैल से मई के बीच में जो पहले 2 या 3 बार लू का प्रभाव देखने को मिलता था, अब 5 या उससे अधिक बार ये प्रभाव देखने को मिल रहा है, और दिनों की संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अगर अर्बनाइजेशन की बात करें, शहरीकरण की बात करें, तो तेज़ी से हो रहे जो शहरीकरण है, इस कारण से जो सामान्य जो भूमि थी, जो कि एक तरह से देखे वनस्पति आच्छादित थी या घास से आच्छादित थी या खुली हुई जो भूमि थी, वो क्या हो रही है कि वो कंक्रीट से ढक रही है। यानी कि वहाँ पर एक तरह से देखें तो शहरीकरण के विकास से उसे कहीं ना कहीं सीमेंटेड के तौर पे उसे किया जा रहा है। यानी कि वहाँ पर वनस्पति या खुली जो भूमि है वो समाप्त की जा रही है, और इस कारण से शहरों में जो आइसलैंड जो इफ़ेक्ट है, इस कारण से तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। यही नहीं, जो वनों की कटाई की जा रही है, हरियाली में जो तेज़ी से कमी आ रही है, ये क्या कर रहा है, पेड़ पौधों की कमी से हवा में जो नमी है वो कहीं ना कहीं वो मात्रा कम हो रही है। कम बारिश और जो सूखा का प्रभाव है वो भी क्या कर रहा है कि अब लू के प्रभाव को काफ़ी बढ़ा रहा है, क्योंकि नमी की कमी से क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं,
ड्राई होती हैं। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो पश्चिम गर्म जो शुष्क हवाएं हैं, इनका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण या कह सकते हैं इनका योगदान है, क्योंकि पाकिस्तान और थार क्षेत्र से चलने वाली जो भी शुष्क हवाएं हैं वो उत्तरी और मध्य भारत में जो लू का प्रभाव है उसे काफ़ी बढ़ा देती हैं। तो ये हमने देख लिया। अगर हम लू के प्रभाव की बात करें कि इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इसके इम्पैक्ट कई स्तरों पे देखने को मिलते हैं। जैसे मानव के स्तर पे देखें तो अगर लू के चपेट में कोई मानव यानी कि आदमी आ जाता है तो क्या होगा, उसे इतनी गर्मी लग जाएगी कि उसका जो हेल्थ है वो गिर जाएगा, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, या कई सारी जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। और इस स्थिति को हीट स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरा इसका प्रभाव क्या है कि उसके शरीर में जो जल की मात्रा है, निर्जलीकरण की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। उसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी, ये सारी जो स्थिति है उससे उसे जूझना पड़ता है। दूसरी बात करें अगर हम सोसाइटी के स्तर पे, इकोनॉमी के स्तर पे देखें कि लू का क्या प्रभाव होगा, तो लू के प्रभाव से कारण है कि गरीब और जो बेघर लोग हैं, क्योंकि भारत में देखेंगे तो आर्थिक जो असमानता है इस कारण से बहुत सारे जो लोग हैं मजदूरी करते हैं या अपने घरों से बाहर जाकर खुले में वो काम करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं या जिनके पास पर्याप्त इस तरह के सुरक्षित घर नहीं है जो कि इस तरह के जो भी गर्मी है, लू है, उससे बच सकें, तो ऐसे लोग सबसे अधिक लू के प्रभाव में आते हैं। खेतिहर जो मजदूर हैं, निर्माण में जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, ऐसे स्थिति जो देखने को मिलती है लू की, उसमें ये लोग भी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लू का प्रभाव होता है तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। और इस स्थिति में क्या है कि वो अपने घरों में एसी, कूलर, फैन या इस तरह के जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और इस कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और इस कारण से जो ऊर्जा खपत है, ऊर्जा खपत बढ़ने से और इसकी मांग बढ़ने से संसाधनों के ऊपर जो है वो अतिरिक्त दबाव होता है। आम जनमानस का जो कह सकते हैं कि जो उसकी पॉकेट है उस पर जो दबाव है वो अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। लू का जो बढ़ता भौगोलिक प्रभाव है, अगर इसकी हम बात करें, पहले हमने बात किया कि पहले भारत के पश्चिम के राज्य और कुछ मध्य भारत के जो राज्य हैं वहीं पर लू का प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका जो प्रभाव है वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। खास तौर पे देखेंगे तो पूर्व में जो लू का प्रभाव है वो मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत तक ही सीमित था, लेकिन अब ये प्रभाव पूरे भारत में आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के संदर्भ में हमेशा क्या है कि जो भारतीय मौसम विभाग है वो लगातार इसके लिए अलर्ट भी जारी करती है। एनडीएमए के दिशा निर्देश की जो अनदेखी की बात कही जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वर्ष 2016 में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने लू के प्रबंधन के लिए कुछ खास गाइडलाइंस जारी किए थे, जिनमें से 5 जो प्रमुख इसमें से बिंदु थे, जो सुझाव थे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किए जाए। अलग अलग स्तर पे पॉलिसी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, योजनाएं बनाई जाए, लोक जागरूकता जो अभियान है, जो संचार योजनाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य सेवा जो संस्थान है उनकी तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपदा प्रबंधन तंत्र में देखें तो तापी जो आपदाएं हैं उनको शामिल किया जाए, और लू से प्रभावित जो समूह हैं कि किस क्षेत्र में कौन से लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसके लिए कोई रणनीति बनाई जाए, क्या समाधान हो सकता है इस पर बात किया जाए। तो इस तरह के जो 5 गाइडलाइंस यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा 2016 में दिए गए थे कि बड़े स्तर पर जो भी शहरी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन दोनों के स्तर पर जो समस्या है लू से जुड़ी हुई, उसके लिए खास जो गाइडलाइंस थे कि इसको कहीं ना कहीं पहचान किया जाए। लोक जागरूकता के संदर्भ में इसके अभियान के तौर पे अवेयरनेस बढ़ाया जाए, जो भी संचार योजनाएं हैं उनको इसमें जोड़ा जाए, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए जो भी संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए जो कंसर्न है उसके बारे में उन्हें और प्रिपेयर किया जाए। और आपदा प्रबंधन के तंत्र पे देखें तो तापी जो आपदा है यानी गर्मी के कारण जो आपदा की स्थिति है, जिसके संदर्भ में आईएमडी ने लू को एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो इसे इसमें शामिल किया जाए और लू से प्रभावित जो भी समूह हैं उनको अलग से पहचान दी जाए, चिन्हित किया जाए। लेकिन ये विडंबना है, दुर्भाग्यवश है कि अधिकांश राज्यों ने इस पूरे गाइडलाइंस को पालन
इसका ध्यान ही नहीं रखा और स्थानीय स्तर पे देखें तो हीट एक्शन जो प्लान्स है वो लागू किए गए। आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो समाधान है, उनकी जो आवश्यकता है, इसकी अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती हुई जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको देखते हुए भारत जैसे जो उष्णकटिबंधीय देश है ये लू से काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं और यहाँ पर एक सार्वजनिक जो स्वास्थ्य संकट है वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये केवल आपात स्थिति ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई आपात स्थिति है, ये कोई जनरेट नहीं हो रही है और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी परिस्थिति है कि इसको तुरंत समाप्त किया जा सकता है। ये आपात स्थिति नहीं है बल्कि संरचनात्मक जो विफलता है उसका भी परिणाम है। कैसे है तो देखिए, अपने देश में जैसे हमने बताया कि जो कंक्रीट्स हैं, कंक्रीट्स जो धरती है जो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, जो वनों का कटाव है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा जो बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह के जो विभिन्न कह सकते हैं कि गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर जो भी रणनीति है उसके स्तर पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात करें तो इस तरह के जो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे जो गाइडलाइंस इनके द्वारा दी गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय नीति का निर्माण करें और ये जो नीति है स्थानीय क्रियान्वयन के स्तर पे काम करे, रूपांतरित किया जाए। जो एनडीएमए है उसके द्वारा निर्धारित जो भी गाइडलाइंस है उनको अब कानूनी तौर पे क्या किया जाए, बाध्यकारी बनाया जाए, उन्हें मानना ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक नहीं है, वो अनिवार्य है। हर साल अप्रैल से जून तक के लिए हीट इमरजेंसी जो प्रोटोकॉल है ये लागू किया जाए, ऐसी बात कही गई है। तो ये सारे जो कह सकते हैं कि एक तरह से सुझाव हैं उनके बारे में हमने देखा और ये देखा कि एक तरह से जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 2024 में लू से केवल भारत में ही 700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसके संदर्भ में भारत के जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, वो किस स्तर पे आने वाले वर्षों में या इस वर्ष के लिए किस स्तर पे तैयार हैं। और पिछली जो ये याचिका में डेटा दिया गया कि 700 लोग मरे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, अगर मरे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, उत्तरदायी जो कारण है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सी जो नीतियां हैं वो विफल रही हैं, इन सब के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और जो भी संबंधित मंत्रालय या विभाग है उन्हें भेजा है। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में किस एजेंसी ने लू प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला विकल्प है भारतीय मौसम विभाग, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और डी है पर्यावरण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने इस विषय की चर्चा कर ली कि अब देखने वाली बात है कि जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, जो संबंधित मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, पर्यावरणीय जो मंत्रालय है, अन्य जो संबंधित विभाग हैं, वो 2 हफ्ते के अंदर क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को देते हैं इस नोटिस के संदर्भ में और उस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।